नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम शेखावाटी मिशन बुकलेट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10 हिंदी अनुवार्य के गद्य खंड क्षितिज पुस्तिका के पाठों का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। देखिए, जो गद्य खंड के पाठ हैं वो 6 पाठ हैं हमारे। उनमें पहला पाठ है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। इन पाठों में से प्रश्न देखेंगे हम। छोटे जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो सके कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। इन नेताजी का चश्मा के लेखक स्वयं प्रकाश, जिससे पहला प्रश्न है नेताजी का चश्मा पाठ में विधा है। तो नेताजी का चश्मा जो पाठ है वो कहानी में लिखा हुआ है। प्रश्न 2, स्वयं प्रकाश का बचपन व नौकरी का अधिक समय किस राज्य में बीता? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान में। प्रश्न 3, हालदार साहब प्रश्न 3 देखिए, हालदार साहब कितने दिनों से कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे? तो इसका उत्तर आएगा 15 दिनों से, ऑप्शन से। प्रश्न 4, मूर्ति कोट के दूसरे बटन तक कितने फुट ऊंची थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति थी वो 2 फुट ऊंची थी। इसमें लघुतरात्मक प्रश्न देखिए, मूर्ति को देखते ही कौन से नारे याद आने लगते थे? तो मूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी और उनकी मूर्ति को देखने के बाद उनके द्वारा दिए हुए नारे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आते थे। लघुतरात्मक में प्रश्न 2, मूर्ति कहाँ लगवाई गई थी? तो मूर्ति शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर लगवाई गई थी। प्रश्न 3, पहली बार जब हालदार साहब ने पान खाकर मूर्ति देखी तो क्या अनोखी बात लगी? तो मूर्ति पत्थर की थी, लेकिन चश्मा रियल या वास्तविक था। उन्हें पत्थर की मूर्ति पर वास्तविक चश्मा जो देखा वो एक अचरज की बात लगी। प्रश्न 4, मूर्ति का चश्मा कौन बदलता रहता था? तो इसका उत्तर होगा कैप्टन साहब चश्मे वाला। पान वाला आदमी कैसा था? काला, मोटा और खुशमिजाज, लेकिन देश प्रेम की भावना उसमें नहीं थी। प्रश्न 6 देखिए, कैप्टन चश्मे वाला कैसा आदमी था? तो कैप्टन चश्मा वाला बेहद बूढ़ा, मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए रहता था, और साथ ही उसमें देशभक्ति की भावना भी थी। प्रश्न 7, हालदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले के मरने के बाद चौराहे पर रुककर मूर्ति को देखा तो क्या नया लगा? तो अब की बार वास्तविक चश्मा नहीं लगा था, लेकिन सरकंडे से बना मोटा चश्मा लगा देखा। हालदार साहब किस बात पर मायूस हो गए थे? उत्तर होगा जब पान वाले ने कहा कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। तो पान वाले की संकुचित सोच को देखकर हालदार साहब मायूस हो गए थे। प्रश्न 9, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो मूर्ति पर जो सरकंडे का चश्मा वह बच्चों में राष्ट्र के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना की उम्मीद जगाता है। विद्यार्थियों, हम छोटे ही प्रश्न देखेंगे, अगर बड़े प्रश्न देखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब पार्ट 2 जो है उसके प्रश्न देखेंगे। पार्ट 2 गद्य खंड में बाल गोविंद भगत, इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। इसमें से पहला प्रश्न देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बाल गोविंद भगत रचना किस तरह की विधा है? तो बाल गोविंद भगत जो है रेखा चित्र विधा में लिखा गया पाठ है। प्रश्न 2, बाल गोविंद भगत माथे पर तिलक लगाते थे। तो वो माथे पर रामानंदी चंदन का तिलक लगाते थे। रामानंद एक संप्रदाय है, उसमें चलने वाला तिलक लगाते थे। भगत गांव से कितनी दूर जाकर नदी स्नान करके आते थे? तो बाल गोविंद भगत 2 मील की दूरी तय करके नदी स्नान करते थे। प्रश्न 4, भगत के अनुसार कैसे लोग निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं? तो बाल गोविंद भगत के अनुसार जो लोग शारीरिक रूप से अक्षम हैं
वे ज़्यादा मोहब्बत के हकदार होते हैं। इसमें ऑप्शन क का सही है। प्रश्न 5, तागा टूटने का अर्थ है। तो तागा टूटने का अर्थ होता है तागा कच्चा होना। लघुतरात्मक प्रश्न पहला, प्रभाती में भगत किस धुन में रहते थे। प्रभातकालीन समय में जब वो संगीत गाते थे तो वो कौन सी धुन लगाते थे। तो अपने ईश्वरीय प्रेम में लीन होकर वो गाते रहते थे। प्रश्न 2, भगत जी साधु की सारी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे, कैसे बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में आ भी सकता है। एक सच्चे साधु के सभी लक्षण बाल गोविंद भगत में विद्यमान थे, इसलिए साधु की सारी परिभाषाओं में वे खरे उतरने वाले थे। प्रश्न 3, बाल गोविंद ने पतहू को उसके भाई के साथ क्यों भेजा। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाल गोविंद भगत की जो पतोही थी वह अभी जवान थी, उसका जीवन शेष बचा हुआ था और उसे विधवा रहने पर अपमानों से बचने के लिए वे उनके भाई के साथ उसे भेज देते हैं और ये कहलवाते हैं कि उसका दूसरा विवाह कर दे। प्रश्न 4, बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखो। तो बाल गोविंद भगत कबीर के पदों को गाते थे, ऋतु अनुसार गाते थे, भगत हृदय की भावुक पुकार से गाना गाते थे आदि इनकी गायन की विशेषताएं थी। भगत वेशभूषाओं से किस पंथ के लगते थे। तो सत्यवादी खरे व्यवहार वाले कबीरपंथी लगते थे। प्रश्न 6, बाल गोविंद भगत ने पुत्र की मृत्यु पर शोक प्रदर्शन क्यों नहीं किया। क्योंकि भगत का मानना था कि जीव की आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा से मिल गई, तो ऐसी घड़ी में शोक मनाने की बजाय उत्सव मनाया जाना चाहिए। प्रश्न 7, भगत किसको साहब मानकर संबोधित करते थे। तो बाल गोविंद भगत कबीर जी को साहब मानकर संबोधित करते थे। आगे जो पाठ है हमारा पाठ 3 का, उस पाठ से प्रश्न देखिए। लखनवी अंदाज, जिसके लेखक है यशपाल। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यशपाल मुख्य रूप से थे। तो यशपाल मुख्य रूप से उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न 2, यशपाल का जन्म कब हुआ। इसका उत्तर क 1903 में। प्रश्न 3, लेखक ने किस क्लास के डिब्बे का टिकट लिया। तो उत्तर होगा सेकंड क्लास के डिब्बे का। प्रश्न 4, लखनवी अंदाज पाठ कौन सी विधा में है। तो लखनवी अंदाज जो पाठ है वो निबंध विधा में है। लघुतरात्मक प्रश्न देखिए पहला, लखनवी अंदाज निबंध के और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं। तो इस निबंध का नवाबी शान, खानदानी रईसी, दिखावटी जिंदगी, नवाबी सनक आदि नामक शीर्षक हो सकते हैं। प्रश्न 2, क्या सोचकर लेखक ने सेकंड क्लास डिब्बे का टिकट लिया। तो लेखक ने सोचा कि एकांत में बैठकर किसी नई कहानी के बारे में चिंतन किया जा सके, उसने यह सोचकर सेकंड क्लास डिब्बे का टिकट लिया। प्रश्न 3, नवाब साहब ने बड़े यत्न से काटे गए खीरे की फाकों को सूंघकर क्यों फेंक दिया। क्योंकि नवाब साहब अपनी नवाबी शान को दिखाने के लिए खीरे को सूंघकर ही फेंक देते हैं। प्रश्न 4, क्या खीरे की फांक को सूंघने मात्र से पेट भर सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ के आधार पे। नहीं, किसी भी खाने की वस्तु को सूंघने मात्र से पेट नहीं भर सकता, क्योंकि उदर की पूर्ति तो खाना पेट में जाने से ही हो सकती है। लेखक ने यहाँ पे व्यंग्य किया है मात्र। प्रश्न 5, यशपाल ने स्वाभिमानी होने का परिचय कैसे दिया। तो जब डिब्बे में अपनी सीट पर बैठने लगे तो पहले से सामने की सीट पर बैठे सज्जन ने बात न करने का भाव दिखाया, तो लेखक ने भी उनसे बातचीत करना उचित नहीं समझा। इस पाठ में से जो पठित गद्यांश हैं उनको आप पढ़ के उत्तर कर ही देंगे, क्योंकि हमारी जो परीक्षा होगी उसमें 2 गद्यांश होंगे, एक पठित होगा एक अपठित, और 2 ही पद्यांश होंगे, एक पठित और एक अपठित। दोनों में से आपको प्रश्नों के उत्तर छांट कर देने हैं, जिसका आप अधिक से अधिक अभ्यास करें। आगे पाठ 4 देखिए, एक कहानी यह भी, मनु भंडारी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें से,
एक कहानी यह भी पाठ कौन सी विधा है? तो ये आत्म कथा विधा है, आत्म कथे हैं। मनु भंडारी की शिक्षा दीक्षा राजस्थान के किस शहर में हुई? तो मनु भंडारी की शिक्षा दीक्षा राजस्थान के अजमेर शहर में हुई। प्रश्न 3, मनु भंडारी किस प्राध्यापिका से प्रभावित थी? तो उत्तर होगा ख, शीला अग्रवाल। प्रश्न 4, निम्न में से कौन सा खेल मनु भंडारी ने बचपन में नहीं खेला? तो लूडो जो खेल है वो अब चला है वर्तमान में, ये नहीं खेला, पुराने सारे खेल उन्होंने खेले थे। लघुतरात्मक प्रश्न देखिए पहला, लेखिका के पिता जी का क्या मानना था? मनु भंडारी के राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में बताइए। तो उनके पिताजी चाहते थे कि उनकी पुत्री देश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों से परिचित रहे, पर सार्वजनिक रूप से जब मनु भंडारी भाषण देती थी, हड़तालों में शामिल होती थी, तो यह बात उनको अच्छी नहीं लगती थी। प्रश्न 2, लेखिका की माताजी के व्यक्तित्व के बारे में बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखिका की जो माता जी थी वे अनपढ़ थी, उनमें असीम धैर्य और सहन शक्ति जैसे गुण थे, तभी वह घर के हर सदस्य की उचित अनुचित फरमाइश को फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से निभाती थी। प्रश्न 3, आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वाले को किस तरह अलग थलग कर दिया है? आधुनिकता ने हमारे पड़ोस कल्चर को हमसे छीन लिया है, क्योंकि लोग आधुनिकता के नाम में सामाजिक भाव भूलकर व्यक्तिगत जीवन शैली को ही प्राथमिकता देने लगे हैं, जिससे हमारी परंपराएं और मोहल्ला वातावरण अलग थलग पड़ने लगे हैं। आगे जो प्रश्न है इसमें से दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न वो आप कर लेंगे। इसमें से देखिए प्रश्न आगे जो पाठ है, पाठ 5 गद्य खंड में नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र। ये जो शेखावाटी मिशन है इसमें जो पाठ है पद्य खंड और गद्य खंड दोनों में ही पूरे पाठ हैं। पद्य खंड में कवि परिचय था और गद्य खंड में सिर्फ प्रश्न ही हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लघुतरात्मक और दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न। हम यहाँ मात्र वस्तुनिष्ठ और लघुतरात्मक प्रश्न को ही हल कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत किस पर लिखा गया व्यक्ति चित्र है? तो ये बिस्मिल्लाह खां साहब जो शहनाई वादक थे, जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न 2, भीम पलासी और मुल्तानी क्या हैं? तो ये दोनों ही रागों के नाम हैं। प्रश्न 3, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है। तो उनकी बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। प्रश्न 4, अमीरुद्दीन का जन्म एक संगीत परिवार में किस राज्य में हुआ? तो उनका जन्म बिहार राज्य में हुआ था। प्रश्न 5, उमराव बिहार में किस नदी के किनारे नरकट या घास की एक प्रजाति पाई जाती है जिससे शहनाई बनती है? तो उत्तर होगा सोन नदी। सोन नदी के किनारे मरकट नामक घास से ही शहनाई बनाई जाती है। प्रश्न 6, अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ था? तो काशी उत्तर प्रदेश में, जहाँ वो अपने ननिहाल में आकर ही बस जाते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न देखिए पहला, प्रमुख सुशील वाद्यों के नाम लिखिए। सुशील वाद्य वे होते हैं जो फूंक देकर बजाए जाते हैं, जिसमें है शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी, मूर्छंग आदि सुशील वाद्य यंत्र हैं। दक्षिण भारतीय मंगल वाद्य का नाम क्या है? तो दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र का नाम है नागस्वरम। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 3 देखिए, बिस्मिल्लाह खां को रियाज के दिनों की स्मृति उन्हें क्या क्या याद दिलाती है? रियाज होती है कि जब वो अभ्यास करते थे। पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीताबाई और सुलोचना की अदाकारी, ये सब उन्हें याद दिलाती हैं। प्रश्न 4, नाना की मिठाई वाली शहनाई से आप क्या समझते हैं? तो देखिए मीठी वाली शहनाई से तात्पर्य है जब अभ्यास से शहनाई में मधुरता आने लगे तो शहनाई मीठी लगने लगती है, कि हम इतना अभ्यास करें किसी भी कार्य में कि हमें वो काम अच्छा लगना लगे। प्रश्न 5, काशी में किन जगहों पर खां साहब अपनी शहनाई का मिठास फैलाते थे? तो काशी में संकट मोचन हनुमान मंदिर,
हनुमान जयंती के ऊपर और काशी विश्वनाथ मंदिर में वो अपनी शहनाई की मिठास फैलाते थे। प्रश्न 6, शहनाई और काशी से बढ़कर बिस्मिल्लाह खां के लिए धरती पे कोई जन्नत क्यों नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि काशी में ही शहनाई सीखी, काशी में ही उनकी मिठास फैलाई, जिससे काशी ही उनके लिए जन्नत के समान थी और काशी से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं था। अगला अंतिम पाठ देखिए गद्य खंड में, संस्कृति बदंत आनंद कौशल्यायन। संस्कृति पाठ के लेखक का नाम है, तो इसमें ऑप्शन ग हो जाएगा बदंत आनंद कौशल्यायन। प्रश्न 2, संस्कृति पाठ में कौन से दो शब्द ऐसे हैं जो सबसे अधिक काम में आते हैं? तो लेखक जैसे पहले बताते हैं कि सभ्यता और संस्कृति, ऑप्शन ख। प्रश्न 3 देखिए, शीतोष्ण से बचने के लिए मानव ने किसकी खोज की थी? तो शीत और उष्ण से बचने के लिए मनुष्य ने सुई धागे की खोज की थी। प्रश्न 4, बदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म का क्या नाम था? तो उनके जन्म का नाम था हरनाम दास, ऑप्शन ग। प्रश्न 5, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज ये विज्ञान में भी चलता है, जिसकी खोज की थी न्यूटन ने। प्रश्न 6, पेट की आग के लिए मानव ने किसका आविष्कार किया? तो पेट की आग बुझाने के लिए मानव ने आग का आविष्कार किया था। मोती भरा थाल किसे कहा गया है? तो मोतियों से भरा थाल कहा गया है, ऑप्शन ग, तारों से भरे आसमान को। प्रश्न 8 देखिए, लेखक ने असभ्यता की जननी किसे कहा है? तो असभ्यता की जननी असंस्कृति को कहा है। प्रश्न 9, किस महापुरुष का सारा जीवन मजदूरों के हक के लिए बीता? तो इसका उत्तर होगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ग। प्रश्न 10, पेट भरा और तन ढका होने पर भी कौन सो नहीं पाता? तो वह व्यक्ति नहीं सो पाता जो होता है बीमार। प्रश्न 11, संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है? तो संस्कृति पाठ में न्यूटन को संस्कृत मानव कहा गया है, क्योंकि संस्कृत मानव वह होता है जो अपनी बुद्धि और विवेक की शक्ति से किसी ऐसी वस्तु की खोज करता है जो मानव कल्याण के लिए बनी होती है। प्रश्न 12, संस्कृति का संबंध मानव के किस जीवन से होता है? तो संस्कृति का संबंध मानव के भौतिक जीवन से होता है। प्रश्न 13 देखिए, लेखक ने सभ्यता को किसका परिणाम बताया है? तो सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। संस्कृति पहले की घटना है, सभ्यता उसका परिणाम है। प्रश्न 14, अपने पूर्वजों की खोज की गई वस्तु को अनायास प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वो सभ्य कहलाता है, और अनायास का अर्थ होता है बिना ही प्रयास के। प्रश्न 15, बदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो उनका जन्म पंजाब अम्बाला के सोहाना गांव में सन 1905 में हुआ था। लघुतरात्मक प्रश्न देखिए इस पाठ में से, संस्कृति पाठ में सर्वस्व त्याग के कौन से उदाहरण दिए गए हैं? जिन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया था। तो एक माता रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए बैठी रहती है, वह अपनी रातों की नींद का त्याग करती है। प्रश्न 2, लेनिन डबल रोटी का टुकड़ा स्वयं न खाकर दूसरों को खिलाता है। कार्ल मार्क्स ने मजदूरों की खातिर जीवन भर कष्ट झेले। और 4 का उदाहरण है, सिद्धार्थ ने मानव के हित के लिए अपना सारा सुख त्याग दिया था। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के ही बचपन का नाम था। प्रश्न 2 देखिए, संस्कृति और सभ्यता क्या है? संस्कृति एक संस्कृत मनुष्य की वह योग्यता, प्रेरणा अथवा प्रकृति है जिसके बल पर वह किसी नए तथ्य का दर्शन करता है अर्थात खोज करता है। इस संस्कृति के द्वारा समाज के लिए कल्याणकारी आविष्कार कर जाता है जो मनुष्य को सभ्य बनाने में सहायता करता है, और वही सभ्यता है। प्रश्न 3, न्यूटन से भी अधिक ज्ञान रखने वाले और उन्नत जीवन शैली अपनाने वाले को संस्कृत कहेंगे या सभ्य, और क्यों? तो न्यूटन से भी अधिक ज्ञान रखने वाले को और उन्नत जीवन शैली अपनाने वाले को सिर्फ सभ्य ही कहा जाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति न्यूटन द्वारा आविष्कार गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अलावा भले ही बहुत कुछ जानता हो, पर उसने किसी नए तथ्य का आविष्कार नहीं किया।
बल्कि दूसरे के आविष्कार का प्रयोग करते करते सभ्य बना है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए हमें ये जो इसमें दीर्घ उत्तरात्मक का जो प्रश्न है, संस्कृति पाठ का उद्देश्य एवं उसमें निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। संस्कृति पाठ से स्पष्ट होता है कि ज्ञानी एवं बुद्धिमान लोगों द्वारा नए नए आविष्कार करने की प्रेरणा उसकी संस्कृति है, जिससे मानवता का कल्याण होता है। इसी संस्कृति का परिणाम सभ्यता है। संस्कृति के मूल में कल्याण की भावना समाई होती है। कल्याण का मतलब होता है भला। मनुष्य को अपने कार्यों से कल्याण की भावना में कमी नहीं आने देना चाहिए। मनुष्य का सदा यही प्रयास होना चाहिए कि उसकी सभ्यता असभ्यता न बनने पाए, अर्थात अपनी शक्ति से समाज के भले के लिए ही वो उसे किसी चीज़ की खोज करनी चाहिए। प्रश्न 5, लेखक बदंत आनंद कौशल्यायन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाले। अर्थात परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न आएगा कि किसी लेखक या कवि के जीवन परिचय पूछा जाएगा, तो सिर्फ जीवन परिचय न देकर उसके व्यक्तित्व और कृतित्व के नामक शब्द भी वो काम में ले सकता है। देखिए, बदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म 1905 में पंजाब के अम्बाला जिले के सोहाना गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। अनन्य हिंदी सेवक कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे समय तक साथ रहे और 1988 में उनका निधन हो गया। बदंत आनंद कौशल्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी, जिनमें से हैं भिक्षु के पत्र, जो भुला न सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख है। बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित अनेक ग्रंथ भी उन्होंने लिखे। प्रश्न 6, बदंत आनंद कौशल्यायन ने आग और सुई धागे का उदाहरण देकर किसके अंतर को स्पष्ट किया है? तो उन्होंने सभ्यता और संस्कृति के अंतर को स्पष्ट किया है। इन दोनों के आविष्कार करने की शक्ति अथवा मूल प्रेरणा को संस्कृति और आविष्कार को सभ्यता बताया गया है। अब अपन एक पठित गद्यांश को देखेंगे अंतिम इस पाठ में से, किस प्रकार से हम इसके उत्तर देने होते हैं। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने तथा उसके विवेक ने किसी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु मिली, अनायास ही प्राप्त हो गई, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, लेकिन संस्कृत नहीं कहला सकता। अर्थात जिसने किसी वस्तु का आविष्कार किया है वही संस्कृत कहलाएगा। उस वस्तु को उपयोग में लेने वाला संस्कृत नहीं कहलाएगा, बल्कि सभ्य ही कहलाएगा। देखिए प्रश्न इसमें से, एक संस्कृत व्यक्ति किसकी खोज करता है? तो एक संस्कृत व्यक्ति नई चीज़ की खोज करता है। गद्यांश के अनुसार संस्कृत व्यक्ति कौन है? तो जिस व्यक्ति ने अपने विवेक से किसी नए तथ्य का दर्शन किया, वही व्यक्ति संस्कृत है। प्रश्न 3, सभ्य व्यक्ति कौन होता है? जिस व्यक्ति को अपने पूर्वजों से कोई चीज़ मिली, वही व्यक्ति सभ्य कहलाता है। गद्यांश के अनुसार अनायास शब्द का अर्थ क्या है? अनायास शब्द का अर्थ है बिना ही प्रयास के। इस प्रकार देखिए इसमें 4 प्रश्न आए हैं और पठित गद्यांश में 4 ही प्रश्न आएंगे जो हमने हल कर लिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थी हमने क्षितिज जो हमारी पाठ्य पुस्तक थी उसमें गद्य खंड के 6 पाठों को हमने यहाँ पे देखा है, जिसमें आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे अगर आप वीडियो चाहते हैं कृतिका व्याकरण से संबंधित तो कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।